Hi everyone, welcome to Adbut Batch. This is Palak Rakhyani, your English educator. Dear class 10 students, hopefully you must all be doing very well. सब बढ़िया होंगे and finally ready हो गए आज के इस मज़ेदार सेशन के लिए. As you can see today, हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन अ लेटर टू गॉड के हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. You all know that this chapter has been completed. अच्छे से हमने इसका explanation, summary, question answers सब कुछ देख लिया है. MCQs play an important role. Now, what are MCQs? For those who don't know, let me tell you. MCQs multiple choice questions. इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही सवाल में आपको मिलेंगी choices. For example, there must be ऐसे question 1 दिया होगा, उसमें आपको A, B, C, D करके 4 options मिलेंगे. And with your knowledge, आपके chapter की understanding से आपको mark करना है एक कोई भी correct answer. सो व्हाट इज द मेन रोल ऑफ दिस क्वेश्चंस बता देती हूँ. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम में आजकल के पैटर्न्स में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. सो यू कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स इन इट. सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. ऑलराइट, नाउ एमसीक्यू सॉल्व करने का मेरा तरीका थोड़ा अलग है. अब नाउ यहाँ पे आप क्वेश्चंस देखोगे काफी सारे, तो आपको ये नहीं करना है कि पलक मैम जो है सामने से सॉल्व कर रही हैं और हम बढ़िया से सुन रहे हैं. आपको मेरे साथ एक टेस्ट करना है इसमें. ओके, लाइक अ स्मॉल टेस्ट, कुछ भी नहीं है. आप अपनी नोटबुक्स जो आपकी इंग्लिश की मेंटेन करते हैं उसे ओपन कर लीजिए. यू कैन राइट द लेसन नेम जो लेटर टू गॉड है, एमसीक्यू लिखिए एंड देन जैसे ही आपकी स्क्रीन पे यू कैन सी देयर इज वन क्वेश्चन एंड यू कैन फाइंड आउट 4 ऑप्शंस. वेरी सिंपल प्रोसेस. दिस इज लेसन पढ़ा है, बहुत डरो नहीं कि अरे मैम आएंगी कॉपी चेक करेंगी डांटेंगी, कुछ भी नहीं है. अंडरस्टैंडिंग के लिए है. आपको बस अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर लिखना है. जैसे क्वेश्चन 1 आया, डोंट राइट द फुल क्वेश्चन and I'll give you a few seconds. क्वेश्चन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आपको कुछ चंद सेकंड मिलेंगे. जो भी आपको सही आंसर लगता है आप लिख दो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है ऑप्शन डी सही है, आप लिख के रखो. मन में नहीं सोचना है, बिकॉज व्हाट हैपेंस, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम मन में कुछ सोचते हैं और जब मैम सही आंसर बताती हैं तो हम मन को घुमा लेते हैं. अरे हाँ थोड़ा बहुत तो मैंने ये भी सोचा था. तो इससे तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है. सो टू प्रिपेयर वेल आप लिख के रखो. देन कुछ सेकंड बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी. इफ इट्स करेक्ट डू अ टिक, इफ इट्स रॉन्ग डू अ क्रॉस. सो व्हाट विल हैपन, इससे हमारी तैयारी स्मार्ट हो जाएगी. बोलो मैम ऐसे कैसे होगा? तो आपको पता चल जाएगा इस पूरे लेसन में आपके कितने क्वेश्चन सही है या गलत हैं, आपको किस पार्ट पे वर्क करना है. मान लो अगर आपके सारे आंसर सही जाते हैं, सिर्फ 1-2 रॉन्ग है, सो यू नो हाँ ये चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग हो चुका है. जो क्वेश्चन गलत हैं उन पे हमें वर्क करना है. इज इट क्लियर और नॉट? आई होप इट्स वेरी क्लियर. चलिए बढ़िया सा सेशन को स्टार्ट करते हैं. आई होप नोटबुक्स पेन सबकी बाहर हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. What did Lencho hope for? लेंचो ने किस चीज की उम्मीद की थी? आई होप यू ऑल रिमेंबर लेंचो कौन है. हमारी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर, मुख्य किरदार लेंचो है. तो लेंचो ने किस चीज की उम्मीद की थी? ए, अ गुड शार ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, यानी एक अच्छी सी बारिश. शार का मतलब क्या होता है? बारिश हो उसकी फसलों के लिए. बी, अ न्यू मोटरसाइकिल, एक नई गाड़ी यानी मोटरसाइकिल के लिए. सी, अ ट्रैक्टर, उसे एक ट्रैक्टर चाहिए था नया. या डी, नन ऑफ द अबव, व्हिच मींस कि इन ऑप्शन में से कोई भी आपको सही आंसर नहीं लगता है. सो व्हाइल आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, इफ यू गेट द आंसर क्विकली नोट इट डाउन. ओके, डोंट टेक मच टाइम एंड लेट्स कम ओवर हियर. अब क्विकली अपन कहानी को भी रिवाइज करते हुए चलते हैं. लेंचो कौन है? एक फार्मर होता है. अब जैसे ही मैंने फार्मर कहा यानी किसान, तो किसान के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होती है? उनकी क्रॉप, उनकी फसल. तो सेम लेंचो के साथ भी था. वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेनी सीजन है, बारिश के टाइम में एक अच्छी बारिश हो जाए ताकि उसकी फसलों को अच्छे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स मिल जाए एंड वो अच्छी कमाई कर सके. सो वेरी सिंपल, वेरी बेसिक आंसर है इसका ऑप्शन ए, अ गुड शार ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप. मैं उम्मीद करती हूँ, इवन आई होप कि सभी स्टूडेंट्स ने आंसर सही दिया होगा. ऑलराइट, गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन. फटाफट से लिखिए इसका भी आंसर. Question says, why was Lencho satisfied? Lencho satisfied क्यों था? Satisfied का मतलब क्या होता है? संतुष्ट होना. What does satisfied means? संतुष्ट. तो Lencho संतुष्ट क्यों था? A, on seeing a new tractor in his field. B, on seeing a new buffalo. C, on seeing the field of ripe corn with flowers. या D, none of the above. तो जिन्हें फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा, थोड़ा और कॉमन सेंस लगा के सेकंड क्वेश्चन में तो गलती करोगे नहीं. लेंचो संतुष्ट क्यों हुआ? तो पहला क्वेश्चन याद करो. लेंचो किसकी उम्मीद कर रहा था? बारिश की.
और अगर आप जिस चीज की उम्मीद करो आपको मिल जाए तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि नहीं? यानी आप इतनी प्रिपरेशन कर रहे हो आपके एग्जाम्स की, आपको अच्छे मार्क्स मिल गए तो आप हो जाएंगे, आप और आपकी फैमिली बहुत सेटिस्फाइड होगी, इजंट इट? सो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? सी, ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स। यानी जब कोई भी किसान, ये हर किसान की कहानी है, अगर कोई भी किसान अपने खेत को देखता है, उसकी फसलें अगर अच्छी तरह से फ्लावर कर रही हैं, फसलें फ्लावर कब करती हैं? जब वो अच्छी तरह से पक चुकी होती हैं, बहुत ही उनको जो है प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर मिलता है, तो वो फ्लावर करती हैं। तो ऐसे सिमिलरली लेंचो का कॉर्न का खेत था, है ना, तो उसमें जब उसने नए नए फूल खिलते हुए देखे तो वो समझ गया था कि मेरी जो उपज है बहुत ही अच्छी हुई है। All right, so C is the answer. Done with it? चलिए, होपफुली आपको पैटर्न अब समझ आ रहा है। धीरे धीरे हम आगे स्पीड भी बढ़ाएंगे अपनी। Come to question number 3. Question says, why did Lencho need money? Lencho को पैसे की जरूरत क्यों थी? So here are your options. Option A, to buy a tractor, एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए। B, to save his family from hunger, अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए। सी, टू बाय अ न्यू फोन, एक नया सेल फोन लेने के लिए। या डी, टू बाय अ बफेलो, एक बफेलो यानी भैंस को लेने के लिए। सो अगेन लेंचो को पैसे की रिक्वायर्ड क्यों थी? तो इससे हम थोड़ा कहानी को एक बार माइंड मैप रिकॉल करते हैं। हुआ क्या, लेंचो का जो फील्ड था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, पूरा क्या हो गया था? डैमेज हो गया था। ओके, नेचर से, नेचुरल एक्टिविटी वहां पे क्या हुई थी? हेल स्टॉर्म हुआ था। अब फील्ड डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या हो गया? नो अर्निंग, है ना, वो बेच ही नहीं पाएगा फसल को। फार्मर है, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? उसका फील्ड। तो फील्ड ही नहीं रहा तो वो कुछ बेच नहीं पाया, बेचेगा नहीं तो नो अर्निंग। एंड भाई फैमिली वाला इंसान है तो ही हैज अ फैमिली टू फीड। व्हाट डज दिस मीन? ही हैज अ फैमिली टू फीड का मतलब क्या होता है? उसको फैमिली का पेट भी पालना है। तो डेली यार आप देखो, सुबह दिन शाम रात खाते पीते रहते हो ना, अब खाना नहीं होगा तो उसकी फैमिली कैसे रह पाएगी? तो लेंचो को अब पैसे की रिक्वायरमेंट क्यों थी? टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर। हंगर का मतलब क्या होता है? भूख। अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए उसे किसकी जरूरत थी? पैसे की जरूरत थी। इज इट क्लियर और नॉट? सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। आई होप इट्स वेरी क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. What did the postmaster do then? यानी हमारी कहानी के कुछ कुछ मेन कैरेक्टर्स थे, एक था लेंचो, दूसरा था मेन पोस्टमास्टर। तो अब पोस्टमास्टर ने देन यानी फिर क्या किया? अब यहाँ पे बोलो मैम कौन सा फिर? तो इसलिए यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद द स्टोरी। एंड जिन जिन ने मेरे साथ पढ़ी है उनको कोई टेंशन ही नहीं है। पोस्टमास्टर ने क्या किया? फटाफट बताओ, ऑप्शन पढ़ती हूँ फिर आंसर बताऊंगी। A, he decided to collect the money and send it to लेंचो। उसने ये डिसाइड किया कि मैं जो है पैसा इकट्ठा करूंगा और लेंचो को भेजूंगा। B, he threw away the letter। उसने जो है लेटर फेंक दिया, he threw away the letter। C, he decided to beat लेंचो to teach him a lesson। बहुत ही मजेदार सा ऑप्शन है। उसने ये डिसाइड किया कि मैं लेंचो को जो है ना मार लगाऊंगा और उसको एक लेसन सिखाऊंगा, यानी उसको सबक सिखाऊंगा मैं। या डी, ही गेव इट टू अदर पोस्टमास्टर, या फिर उस पोस्टमास्टर ने लेटर लेके दूसरे वाले को दे दिया। सो व्हाट विल बी द आंसर फ्रॉम दीज 4 ऑप्शंस? क्या होगा? हमें सबको पता है पोस्टमास्टर बहुत ही अच्छे इंसान थे, है ना, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, लाइक एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उन्होंने क्या सोचा कि मैं जो है लेंचो का फेथ नहीं हटने दूंगा गॉड से, तो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी। उन्होंने आपस में लोगों से मनी कलेक्ट करा एंड ही सेंड इट टू लेंचो, और वही पैसे उन्होंने लेंचो को भिजवा दिए। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन ए। नाउ आई वेरी वेल होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. द क्वेश्चन सेज, हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचो? जो लेटर लेंचो ने लिखा था वो किसने पढ़ा? A, his wife, B, the postmaster, C, one of the farmer, or is it D, the god? So we all know that the whole lesson is based on a letter to God, है ना। लेंचो यहाँ पे खत लिखता है गॉड को, लेकिन यहाँ पे सवाल है कि एक्चुअल में ये लेटर रीड किसने किया? भेजा तो लेंचो ने गॉड को था, लेकिन पढ़ा किसने? तो हिज वाइफ, उनकी बीवी ने, पोस्टमास्टर ने, वन ऑफ द फार्मर, किसी एक फार्मर दूसरे किसान ने पढ़ा, या भगवान ने खुद पढ़ा है वो लेटर। ऑलराइट, सो विदाउट अ डाउट वी ऑल नो कि अभी पोस्टमास्टर ने पैसे भेजे उनको, तो कैसे भेजे? क्योंकि उन्होंने ही वो खत पढ़ा था। सो बी, द पोस्टमास्टर बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6.
Who is the author of the lesson A Letter to God? Super important question, star mark कर लीजिए. Every time I've told English literature में author का नाम हो, poet का नाम हो, you need to be very clear with the names. Now learn कैसे करना है? Few students have doubt कि मैम इसको याद करने का क्या है. तो ट्रिक, ऐसी कोई खास ट्रिक नहीं है, बस ये है रेगुलरिटी रखो. जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने लेटर टू गॉड पे कितने सारे वीडियोस देखे, अपन ने एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखा, समरी देखा. एवरी टाइम व्हेन यू आर डूइंग दिस चैप्टर आप हर बार इसके साथ राइटर का नाम पूछो या देखो, है ना, हर बार देखो. अच्छा राइटर कौन है, ये है, राइटर कौन है, सो दैट आप बार बार देखोगे ना, आपको याद हो जाएगा. ऑलराइट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं. सो मीनवाइल मैं इतना बोल रही थी, आई होप आप सभी ने आंसर लिख लिए होंगे. व्हाट इज द आंसर? इज इट ए G.L. Fintis, B J.K. Rowling, C William Shakespeare, or is it D Roald Dahl? So who is the author? I hope everyone knows it. Very clear. It's A G.L. Fintis. ये author है, ये लेखक हैं A Letter to God के. And I would really say कि इन्होंने बहुत ही interesting सी story लिखी है ना, Letter to God. चलिए आ जाते हैं हमारे next question, question number 7 पे. What is the irony in this lesson? Yet again an important question. और उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि किस किस को आयरनी का मतलब पता है. While I was teaching the lesson, I already explained this word meaning. So I'll be glad जिसको याद होगा, नहीं होगा तो don't worry, मैं समझाती हूँ. ये जो लेसन है इसमें एक बहुत बड़ी आयरनी है. आयरनी का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, हिंदी में कहूँ तो ताना. यानी जो चीज है उससे उल्टा बोलना इज आयरनी, या उल्टा होना इज आयरनी. सो फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल दूंगी मैं, जिसको याद है बताना कि सुबह बहुत देर से उठे हैं जनाब, 12-1 बजे उठ रहे हैं, सुबह नहीं हुई वो तो दिन हो गया, है ना. और जैसे ही उठते हो घर वाले देखते हैं और कहते हैं अरे ये तो इतनी जल्दी उठ गए, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी, थोड़ा और सो जाओ. तो अब तुम्हें पता है क्या मम्मी ऐसे सही में कह रही हैं? नहीं, वो टॉन्ट मार रही है, ताना दे रही हैं. तो दैट इज द आयरनी इन दैट सिचुएशन. ओके, कि आप उठे तो देर से हो लेकिन मम्मी ऑपोजिट बोल रही है ताना मारने के लिए. उन्हें भी पता है कि आप ऐसा करा है. सो बेसिकली आयरनी आप समझे, ऑपोजिट बात को कहना. सो इन दिस पर्टिकुलर लेसन व्हाट वाज द आयरनी? अभी एकदम आंसर नहीं बताऊंगी, ऑप्शन पढ़ूंगी, यू गिव द आंसर एंड देन आई विल एक्सप्लेन. ऑप्शन ए, लेंचो वाज सैड आफ्टर द हेलस्टॉर्म even though he was the one waiting for a shower. B, postmaster laughed at Lencho but still helped arrange money for him. C, Lencho blamed the post office employees who in fact helped him. या D, there is no irony, कि यहाँ पे कोई irony है ही नहीं. तो काफी क्लोज ऑप्शन है, लेकिन अगेन इफ यू हैव स्टडीड विद मी यू वेरी वेल नो कि क्या है आयरनी इस लेसन की. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडीड. ओके, सो द टाइम्स अप. चलिए यहाँ पे आयरनी क्या है, अब सबको पता है. हुआ क्या था कि लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा कि उसे पैसे चाहिए. अब वी ऑल नो कि गॉड खुद कैसे लेटर देंगे, कोई ना कोई निमित्त आता है ना उनकी जो है काम करने के लिए. हम कहते हैं ना हमारी हेल्प कैसे होती है, गॉड ने हेल्प की. अब गॉड खुद तो नहीं आए, है ना, लेकिन एक निमित्त होते हैं लोग जो आसपास आपके होते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, पोस्ट मास्टर वो निमित्त निकला, उन्होंने वो लेटर पढ़ा और सोचो ना लेंचो से इनका कोई रिश्ता ना कोई नाता, फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसकी मदद करूंगा ताकि इसका गॉड पे फेथ नहीं हटे. तो इन्होंने इतनी मेहनत करके अपनी खुद की थोड़ी सैलरी दी, लोगों से कलेक्ट किया, पूरे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने मदद की एक्ट ऑफ चैरिटी के नाम पे. एंड जब इन्होंने पैसा भेजा तो सोचो ये इतने सेल्फलेस थे कि इन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा. इन्होंने सिर्फ क्या करा, एक लेटर लिखा और उस पर गॉड साइन कर दिया, है ना, ताकि लेंचो को लगे सही में गॉड नहीं भेजे. मतलब इतने सेल्फलेस लोग थे, दयालु लोग थे, बहुत अच्छे थे. ठीक है, अब एंड में क्या हुआ था, कहानी का ट्विस्ट याद है ना. लेंचो को जब वो पैसे मिले तो वो सरप्राइज नहीं था क्योंकि उसे पता था गॉड भेजेंगे. वो उल्टा गुस्सा था. क्यों? क्योंकि ये जो बेचारे इतने एम्प्लॉयज थे ये बहुत मशक्कत करके भी सिर्फ 70 पीजोस कलेक्ट कर पाए. ठीक है, लेंचो ने ज्यादा मांगे थे, ये इतने कलेक्ट कर पाए. तो अब लेंचो को ये सोच के गुस्सा आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ, और उसने ये इल्जाम लगाया कि शायद ये पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज है ना सब बेईमान है, इन लोगों ने ही मेरे पैसे ले लिए होंगे. सो ये कितनी बड़ी आयरनी थी हमारी इस लेसन की कि एक्चुअल में जिसने उसकी मदद की लेंचो जो है उन्हीं पे शक कर रहा था. ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी सी. लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इन फैक्ट हेल्प्ड देम. ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर. चलिए, जिसने सी आंसर दिया है वेल डन, जिसका गलत हो गया है डोंट वरी, आप जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. What did Lencho think of the post office employees?
लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज यानी कर्मचारी जो वहां पे काम करते थे उनके लिए उसका क्या सोचना था? इज इट ए बंच ऑफ क्रूक्स, बी रूड, सी अनहेल्पफुल या डी प्राउड? बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बेईमान, तो बेईमानों का समूह कहता था वो उन्हें, या फिर वो उन्हें रूड मानता था कि रूडली बात करते हैं, सी अनहेल्पफुल यानी जो मदद नहीं करते हैं, या डी प्राउड यानी बहुत ही घमंड था उन्हें अपने आप पे। ऑलराइट, आई थिंक ये तो काफी डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि लेसन में एग्जैक्ट वर्ड दिया है। क्या मानता था लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को? अ बंच ऑफ क्रूक्स यानी ये सब बेईमान का ग्रुप है, बेईमानों का ग्रुप है ना, ये लोग पैसे खाते हैं लोगों के। ओके, तो ये लेंचो की सोच थी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप? वी ऑल नो लेंचो को पैसे भेज दिए गए थे, लेकिन लेंचो जो है उस लिफाफे में पैसे देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं था उसे। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इज इट ए ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट? इसका मतलब कि वो बहुत ही नहीं, उसका फील खराब हो गया तो वो इतना गम में था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसको पैसे मिले, वो एक्नॉलेज ही नहीं कर पाया उस बात को। या फिर इज इट बी ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड? अनवेवरिंग यानी बिना डगमगाया हुआ, है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग फेथ था, बिलीव था उसका किसमें? गॉड में। या फिर सी ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, या फिर ये हो सकता है वो अनग्रेटफुल मैन हो कि कोई इसकी मदद करता हो और वो बिल्कुल भी थैंक्स नहीं करता हो उस पर। या फिर डी नन ऑफ द अबव। सो आई थिंक यू वोंट बी थिंकिंग वेरी मच बिकॉज हमारा लेसन जो है एक ही मेन आइडिया पे बेस्ड है, दैट इज फेथ, उम्मीद पे बेस्ड है। किसके ऊपर फेथ रखना? गॉड के ऊपर। तो लेंचो का वेरी क्लियर था ये, लेंचो को गॉड पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ नहीं कहते हैं, मतलब उसको इतना पता था, 100% गारंटी थी कि मैं अगर गॉड से हेल्प मांगूंगा तो वो मुझे हेल्प करेंगे, क्योंकि उसको बचपन से यही पता था कि गॉड सब कुछ देखते हैं। राइट, सो द करेक्ट आंसर इज बी, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। ओके, एंड दैट वाज द रीजन कि वो एनवेलप में पैसे देके बहुत ज्यादा शॉक या सरप्राइज नहीं हुआ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मच मनी वाज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज? नाउ यू नो पोस्टमास्टर ने लेंचो की मदद की, तो पोस्टमास्टर कितने पैसे अरेंज कर पाया था? ए 100 पेसोस, बी नील यानी कुछ भी नहीं, सी 1000 पेसोस या डी 70 पेसोस। तो पेसोस यानी हमें ऑलरेडी पता है करेंसी होती है मेक्सिको की, जैसे रुपी हमारी करेंसी होती है। तो आपको बताना है पोस्टमास्टर ने कोशिश करके कितने पैसे अरेंज कर लिए थे। ओके, सो अभी हमने इस पीछे ही इस फिगर की बात कर रही है ऑलरेडी, तो आई थिंक ज्यादा टाइम मत लो। डी 70 पेसोस, ठीक है। पीछे अभी मैंने बताया था कि लेंचो ने कितने मांगे थे? 100 पेसोस मांगे थे, उसने कितने अरेंज करे थे? 70 पेसोस। ऑलराइट, सो डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Moving on to question number 11 on your screen. Let's read the question. Why did the postmaster decide to reply to Lencho's letter? It is an interesting question कि पोस्टमास्टर ने ऐसा तय क्यों किया, उसने जब लेंचो का लेटर पढ़ा कि मैं इस लेटर का रिप्लाई करूंगा। सोचो कोई एक अनजान इंसान, एंड दैट टू पोस्टमास्टर, जिसके पास, जिनके ऑफिस में इतने आए दिन जो है लेटर्स आते ही रहते होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि मैं लेंचो के लेटर का रिप्लाई करूं? Is it A because he was a good man, क्योंकि पोस्टमास्टर एक अच्छे इंसान थे? B he felt empathetic. Empathetic का मतलब क्या होता है? किसी के साथ समानुभूति होना, है ना, सहानुभूति टाइप होना, कि जो है मैं फील कर सकता हूँ सामने वाले की सिचुएशन। या फिर C to preserve Lencho's faith in God, या फिर कि लेंचो की जो भगवान में मान्यता है, उसको, जो उसका बिलीफ है, उसकी उम्मीद है, उसको बचाए रखना, है ना, कि उसका गॉड से फेथ हटे नहीं, गॉड से भरोसा हटे नहीं। या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के सारे ऑप्शन आपको सही लगते हैं। सो गिव सम टाइम, थोड़ा सा सोचो और बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, डोंट टेक मच टाइम। पोस्टमास्टर के बारे में हम सबको पता है कि उसने क्यों किया ऐसा, ताकि वो लेंचो का गॉड में फेथ बनाए रख सके। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट रहेगा, क्या मैम वो गुड इंसान नहीं था, क्या वो एम्पैथेटिक नहीं था? देखो वो होगा ये, लेकिन कहीं भी आपके लेसन में क्या ये मेंशन किया है कि वो एम्पैथी फील कर रहा था बहुत ज्यादा? उसका मेन मोटिव क्या था? कभी कभार क्या होता है ना, हम लेसन में अपनी ही भावनाएं पहले डाल देते हैं कि कितना अच्छा आदमी है वो, कितना एम्पैथी, लेकिन ऐसा लेसन में एग्जैक्ट तो कहीं नहीं दिया था कि वो एम्पैथी फील कर रहा था।
है ना, उसमें क्लियरली एक चीज दी थी कि उसने बस एक चीज ठान ली थी कि मैं लेंचो का फेथ, लेंचो का जो भरोसा है भगवान में, वो नहीं डगमगाने दूंगा. दैट वाज द मेन पॉइंट. दैट्स व्हाई यहाँ पे ऑप्शन सी इज द मोर करेक्ट आंसर. अच्छा, एक चीज मैं और आपको क्लियर कर देती हूँ. व्हाट हैपेंस इज MCQs में there is a system called more correct answer. Now what does this mean? MCQ का मतलब क्या? एक ही आंसर अपने को मार्क करना है. Sometimes it happens कि there are some options जो quite similar लगते हैं कि हम ये भी तो सही हो सकता है, ये भी तो सही हो सकता है, लेकिन according to the lesson. अब MCQs के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ लोगों को लगता है MCQs तो ऐसे ही है. MCQs में आपको हमेशा लेसन एकदम क्लियर होना चाहिए, लाइन टू लाइन, क्योंकि वो बीच में से पार्ट उठाते हैं. एंड सेम चीज यहाँ पे हुई है. तो आपको देखना है मोर करेक्ट आंसर, यानी आपके पर्टिकुलर पार्ट के हिसाब से आपको पता है कि क्या चीज एकदम परफेक्ट है, 100% करेक्ट है. तो यहाँ हमें पता है टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, दैट वाज द मेन पॉइंट. तभी हमने यहाँ पे ऑप्शन सी को जो है मार्क किया है. क्लियर है? चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. द क्वेश्चन सेज पोस्टमास्टर वाज अ फैट एमिएबल मैन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? आपको याद है ये एग्जैक्ट लाइन जो है आपके लेसन से ली गई है कि पोस्टमास्टर के जब इंट्रोडक्शन, नहीं मूवी में जैसे हीरो आता है तो वैसे जब पोस्टमास्टर आए कहानी में तो उनका इंट्रोडक्शन दिया. अब उनके इंट्रोडक्शन में क्या बताया कि पोस्टमास्टर वाज अ फैट एमिएबल मैन. तो यहाँ पे एमिएबल शब्द का मतलब क्या है? एंड ड्यूरिंग लाइक व्हाइल आई वाज टीचिंग द लेक्चर मैंने बताया था कि एमिएबल का मतलब क्या होता है. इज इट ए रूड, बी हेल्पफुल, सी फ्रेंडली या डी एंथुजियास्टिक? रूड यानी बहुत ही बदतमीज थे वो, बी हेल्पफुल मददगार थे, सी फ्रेंडली यानी एकदम मिलनसार थे, या डी एंथुजियास्टिक बहुत ही जोश से भरे थे. इट्स क्वाइट सिंपल, ऑलरेडी मैंने बताया था. एमिएबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली इंसान. फ्रेंडली यानी मिलनसार. फ्रेंडली लोग होते हैं ना, जैसे कोई भी नई जगह पे जाए, नए आप स्कूल में जा रहे हो, नए ट्यूशन में जा रहे हो, तो एकदम घुल मिल जाते हैं आपस में, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं. दैट टाइप ऑफ अ पर्सन इज अ फ्रेंडली या एमिएबल. तो इसमें बढ़िया बात है, एक्चुअली ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये सिनोनिम्स होते हैं. सो नाउ व्हाइल यू गाइज आर इन 10th ग्रेड, तो मैं ये सजेशन देती हूँ अपनी इंग्लिश में थोड़े एडवांस वर्ड यूज करो. तो नेक्स्ट टाइम आप में से कोई भी इंसान फ्रेंडली हो तो आप फ्रेंडली की जगह क्या कह सकते हो? एमिएबल. आई एम एन एमिएबल पर्सन. या आपका कोई फ्रेंड जो है बहुत ही फ्रेंडली है तो आप कह सकते हो शीना इज अ एमिएबल गर्ल. ऑलराइट, चलिए, वेरी क्लियर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन सेज हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो ने कितने पैसे की मांग की थी? जो लेटर उसने गॉड को लिखा था उसमें उसने कितने पैसे मांगे थे? इज इट ए 100 pesos, बी 1000 pesos, सी 10 pesos या डी 500 pesos? सो अगेन पैसे की बात तो बार बार चल ही जा रही है, तो क्वाइट इजी आंसर इट इज, इसमें तो गलतियां नहीं होंगी. इट्स ए 100 pesos. उसने गॉड से कितने मांगे थे? 100 pesos. चलिए फटाफट आते हैं, एज वी आर मूविंग ऑन, हमारी स्पीड बढ़ती जा रही है. क्वेश्चन नंबर 14. What was the only hope left in the hearts of Lencho's family? तो ये तब के टाइम की बात हो रही है जब उनका फील्ड जो है पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, उनकी फसलें जो है खराब हो चुकी थी. तो अब जो है लेंचो के पूरी फैमिली की एक आखिरी उम्मीद, बोलते हैं ना ओनली होप, जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां आ जाती हैं लेकिन एक आखिरी उम्मीद बची रहती है. तो उनकी फैमिली की वो आखिरी उम्मीद क्या थी? 4 ऑप्शंस पढ़ते हैं. इज इट ए कॉम्पेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, कि सरकार जो है उन्हें थोड़ा कॉम्पेंसेशन दे देगी उनके फील्ड के नष्ट होने के बदले, ठीक है. बी हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन. अब जैसे हर बोलते हैं ना प्रोफेशन का अपना एक एसोसिएशन होता है, जैसे हम टीचर्स हैं तो हम टीचर्स का एसोसिएशन है, वैसे फार्मर्स का एसोसिएशन एक ग्रुप है, तो उनसे मदद मिल सकती है. या फिर सी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान उनकी मदद करेंगे, या डी देयर वाज नो होप लेफ्ट, कि कोई भी उम्मीद बाकी नहीं थी. So again, we all know the answer. सबके चेहरे पे मुस्कान आई है. मैम वेरी सिंपल, इट्स सी हेल्प फ्रॉम गॉड. उनको किससे उम्मीद थी कि अब और कोई हमारी मदद करे ना करे, लेकिन भगवान जो है हमारी इस प्रॉब्लम में मदद जरूर करेंगे. ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 15. द क्वेश्चन सेज द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन डैश. फील्ड यानी देखो ये कब की बात है? ये हेल स्टॉर्म के बाद की बात है. हेल स्टॉर्म हमें पता था ना क्या है? ओलों की बारिश. तो जब ओलों की बारिश हुई, रुकी, उसके बाद लेंचो का जो फील्ड है, खेत है, वो ऐसा लग रहा था जैसे डैश से कवर हो, डैश से घिरा हुआ हो. किससे? इज इट ए सॉल्ट, बी लोकस्ट्स
सी शुगर या डी आइस, नमक से भरा था। लोकस्ट बेसिकली ग्रास हॉपर टाइप होते हैं, टिड्डी कहते हैं अपन उसको हिंदी में, है ना, कीड़े होते हैं एक टाइप के। या शुगर से घिरा था या आइस से घिरा था। सो दिस एग्जैक्ट वर्ड हैज बीन यूज्ड इन द लेसन। आपको वही वर्ड बताना है, अपने मन से कुछ मत बताना, ठीक है, क्लियर सी बात है। ऑलराइट, सो द फील्ड लुक एज इफ इट वाज कवर्ड इन सॉल्ट, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि पूरे फील्ड नमक से घिरा है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया है, तो एक बार अपन रिकॉल करते हैं। हेल का मतलब सबको पता है ना, ओले होते हैं, है ना, ओले आपने देखे होंगे बारिश के टाइम पे, सफेद कलर के बॉल्स, वाइट बॉल्स जैसे होते हैं, ठीक है। तो अब लेंचो का जो ये फील्ड था ना, कॉर्न की क्रॉप्स थी, ठीक है, ये सब कॉर्न की क्रॉप्स थी। अब हुआ क्या, ओलों की जब बारिश होने लगी ना, तो बारिश हुई तो पूरे इतनी तेज, मतलब इतनी देर तक चली वो बारिश कि ये पूरे, मान लो ये ओले, ये क्रॉप्स हैं और ये ओले ओले पूरे ऐसे जो हैं पूरे फील्ड के ऊपर, ये तो मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, तो पूरे फील्ड पे घिर गए। मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरे फील्ड तो था ही नहीं, कहीं खेत में तो कॉर्न थी ही नहीं, पूरा नमक जैसा लग रहा था, नमक से कवर कर दिया हो। ओके, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन 16 सेज व्हिच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेत में कौन सी फसल उग रही थी। इज इट ए कॉर्न, बी बार्ले, सी राइस या डी नन ऑफ द अबव। तो आई थिंक पीछे क्वेश्चन में मैंने बता दिया अभी कि पूरी क्रॉप किसकी थी, कॉर्न की क्रॉप थी, है ना, तो ए कॉर्न इज द करेक्ट आंसर। छोटी छोटी डिटेल्स हैं एमसीक्यूज में, मतलब बोलते हैं ना चैप्टर का सील लग जाती है बिल्कुल ही, कि चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर कर लिया ना, सील लगानी है कि हाँ अब चैप्टर डन हो चुका है, हमने इन बिटवीन द लेसन वाली चीजें भी देख ली हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, लेंचो ने डाउनपोर, डाउनपोर का यहाँ पे बेसिकली मतलब है रेन, लेंचो ने बरसात किस डायरेक्शन से एक्सपेक्ट की थी, कहां से उम्मीद थी, वो एक जगह खड़े होकर देख रहा था। ऐसा होता है ना, बारिश आने वाली होती है तो हम एक डायरेक्शन में देखते हैं क्योंकि हमें वहां क्या दिख रहे होते हैं, काले घने बादल। तो लेंचो किस डायरेक्शन में देख रहा था, ए नॉर्थ, बी नॉर्थ ईस्ट, सी नॉर्थ वेस्ट, डी साउथ ईस्ट। और मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ना ये डायरेक्शंस आते होंगे, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, देखा है ना ये। अब मुझे बताओ इसमें से नॉर्थ तो ये रहा, नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, नॉर्थ और ईस्ट के ऐसे बीच में, तो इसे हम बेसिकली इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ ईस्ट मानेंगे। नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, सिमिलरली नॉर्थ वेस्ट ये होगा, एंड साउथ ईस्ट क्या होगा, साउथ और ईस्ट का, ठीक है। तो लेंचो जी कहाँ देख रहे थे, तो इट्स वेरी क्लियर, लेंचो वाज लुकिंग, क्लियरली लेसन में दिया है नॉर्थ ईस्ट में देख रहा था, लेसन के शुरुआत में ही है, वो कहाँ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वहां से उसको लग रहा था, अंदाजा हो रहा था बहुत घने बादल हैं तो बारिश वहीं से आएगी। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का जो घर था वो कहाँ सिचुएटेड था। वी ऑल नो लेंचो का जो घर था दैट वाज अ सॉलिटरी हाउस। अच्छा, सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, अकेला, यानी उस जगह पे उसका अकेला ही घर था, है ना, सिर्फ उसी का घर दिखता था। तो कहाँ था, ए बॉटम ऑफ हिल, यानी एक हिल है उसके नीचे, बी टॉप ऑफ अ लो हिल, एक लो हिल होती है, देखो दो चीजें होती हैं, एक तो हिल होती है, हिल के नीचे घर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ओके। अब एक होती है लो हिल, लो हिल समझते हो, ऐसे कम वाली, एक होता है उसके ऊपर घर होना, फिर एक होता है टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, प्लेट्यू के ऊपर घर होना, और एक इन द सिटी, मतलब सिटी के अंदर। ये तो क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या दिया था लेसन में शुरुआत में, लेंचो का घर कहाँ था, टॉप ऑफ अ लो हिल, एक लो हिल के ऊपर, कंफ्यूज मत होना, बॉटम ऑफ अ हिल और टॉप ऑफ अ लो हिल, लो हिल के ऊपर, मतलब उसको यहाँ से सब कुछ दिखता था, उसका फील्ड दिखता था, बाकी सारी चीजें भी दिखती थी, वैली भी दिखती थी वहां से। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, इट मीन्स, ये तो बहुत ही बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क लगा लो। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, क्लियरली एक्सप्लेन किया था मैंने, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स ए ही लुक्ड लाइक एन ऑक्स, वो ऑक्स की तरह दिखता था। ऑक्स यानी क्या होता है, ऑक्स सबको पता है ना, बैल होता है, ठीक है। सो क्योंकि वो बैल की तरह दिखता था, या फिर बी ही हैड हेड ऑफ एन ऑक्स, यानी इसका सर बैल की तरह था। सी ही वाज हैविंग ऑक्स इन हिज फील्ड, या फिर उसके फील्ड में, उसके खेतों में बैल था। और द लास्ट ऑप्शन इज डी, ही वर्कड वेरी हार्ड लाइक एन ऑक्स, या फिर वो एक बैल की तरह बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था, हार्ड वर्क करता था।
सो इट्स अगेन वेरी क्लियर। हमने क्या बात करी थी, ऑक्स ऑफ अ मैन का यहाँ पे मतलब क्या है, ये बेसिकली एक मेटाफर है। मेटाफर यानी क्या, रूपक अलंकार है ना, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। मेटाफर का मतलब क्या होता है, हम एक चीज को दूसरे की तुलना दे देते हैं ना, एक चीज को दूसरा बता देते हैं, कंपैरिजन होता है। तो ऑक्स ऑफ अ मैन यानी यहाँ लेंचो को किससे कंपेयर कर रहे हैं, बैल से, कि जैसे बैल जो है खेतों में देखो धूप होती है, कितना होता है, इतनी मेहनत करते हैं बैल, है ना, फील्ड्स में आप देखोगे आज भी। खैर मशीनें आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एनिमल्स का काफी यूज होता है, बैल का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत बैल को बोला ही जाता है, बहुत मेहनती होते हैं वो, है ना, बहुत काम करते हैं। तो लेंचो के लिए सेम कहा गया था कि लेंचो भी अपने फील्ड में ऐसे ही काम करते थे, बहुत ही मेहनती किसान था। सो डी, ही वर्कड वेरी हार्ड लाइक एन ऑक्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजुअली ऑक्स ऑफ अ मैन पे क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। ओके, चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20। लेंचो बिकेम डैश व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब लेंचो को पैसा मिला, उसने पैसा काउंट किया, गिना, तब वो डैश हो गया। उसकी क्या फीलिंग थी तब, ए सैड, बी एंग्री, सी अपसेट या डी हैप्पी। वो दुखी हो गया, वो गुस्सा हो गया, वो अपसेट, अपसेट का मतलब भी दुखी हो जाता है, उदास होना, या फिर डी बहुत खुश हो गया। तो वी ऑल नो यहाँ पे कहानी का मेन ट्विस्ट यहीं पे आया था, है ना। क्या ट्विस्ट आया था कि हमें लगा लेंचो तो पैसा देख के बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया, वो पैसा देख के गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया। सो बी एंग्री इज द करेक्ट आंसर। अच्छा नाउ टेल मी हु ऑल रिमेंबर कि वो एंग्री क्यों हुआ था, गुस्सा क्यों हुआ था। तो याद करो, कितने मांगे थे उसने, 100 पेसोस, कितने मिले उसे, 70 पेसोस। तो उसका गुस्सा ये था कि ये बीच के 30 पेसोस गए कहाँ चले गए, किसने चुरा लिए, पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉयज ने ले लिए शायद, तो इसलिए वो काफी गुस्सा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 ऑन योर स्क्रीन। जल्दी से फटाफट से बताओ इसका आंसर। लेंचो began to write the first letter to God on। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसमें जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपकी मेमोरी टेस्ट हो रही है कि लेंचो ने जो पहला लेटर लिख रहा था वो फाइनली गॉड को, वो कौन से दिन लिखा था। हाँ जी, दिन मेंशन है बिल्कुल, एग्जैक्ट वहां पे डे लिखा हुआ है। इज इट ए संडे, बी मंडे, सी सैटरडे, डी ट्यूसडे। अच्छा इसका आंसर अगर याद नहीं आ रहा हो तो मैं एक हिंट दे देती हूँ कि देखो हमें नॉर्मली हम जैसे आप लोग हो स्कूल जाते हो, है ना, यहाँ क्लासेस अटेंड कर रहे हो अद्भुत बैच में, काफ़ी सारी चीज़ें करते हो, तो हमें कोई फ्री बैठ के काम करना हो तो हम कौन से डे पे करते हैं। एक वही दिन है जिस दिन के लिए हम सारे काम छोड़ देते हैं, वो एक छुट्टी जो हमारी होती है ना, रविवार यानी संडे को एग्जैक्टली। तो लेंचो को भी लेटर लिखना था तो आराम से उसने जो है संडे को बैठ के वो लेटर लिखा। ओके, सो संडे बिकम्स द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल स्लाइड डिटेल्स हैं जो आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, चाहे एग्जाम का पेपर टफ हो या इजी हो, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन सेज व्हेन बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, लेंचो वेंट आउट टू। यानी आपको पता है ना, बहुत बारिश होने लगी, अच्छी बारिश की बूंदें गिर रही थी, तो लेंचो तब बाहर गया था, है ना, बाहर निकला था अपने घर से। तो व्हाट वाज द रीजन, वो बाहर क्यों गया। ए इरिगेट हिज लैंड, अपने लैंड को इरिगेट करने के लिए। बी ब्रिंग हिज कैटल इनसाइड द शेड, उसकी जो कैटल्स थी उनको अंदर लाने के लिए, है ना, जो बकरी वगैरह वो चराता है, कैटल शीप वगैरह होती है, उन्हें अंदर लाने के लिए गया था। सी द फील द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, क्या करने के लिए, प्लेजर ऑफ रेन यानी जो बारिश हो रही थी उसको फील करने के लिए गया था बाहर, या डी नन ऑफ द अबव। तो इट्स वेरी सिंपल यार, लेंचो इंतजार कर रहा था बारिश का, या कोई भी फार्मर, कोई भी किसान का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ही उसने देखा बारिश हो रही है, वो बाहर गया और वो उस बारिश की बूंद को अपनी बॉडी पे फील कर रहा था। एक खुशी हो रही थी उसे कि अब फाइनली जो है हमारी अर्निंग अच्छी हो पाएगी, हमारे क्रॉप्स को अच्छे से पानी मिल पाएगा। ओके, ठीक है, इरिगेट का मतलब समझते हो ना, इरिगेशन यानी पानी डालना। ठीक है, चलो तो क्या हो गया आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 23। लेंचो द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज अ डैश। लेंचो यानी इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो क्या है, फार्मर, टीचर, पोस्टमैन, डॉक्टर। विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड, ऑफ कोर्स वो क्या है, एक फार्मर है, एक किसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे आपको लेसन की कोई लाइन दी गई है, आपको ध्यान से देखना है ये। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन। द वुमन इन द अबव लाइन इज, ये लाइन लेसन में दी गई है, यहाँ पे रेफर किया गया है किसी को वुमन, यानी ये लाइन कौन कह रहा है, लेंचो कह रहा है। तो इस लाइन में वुमेन कौन है, ए लेंचोज डॉटर यानी लेंचो की बेटी है, बी पोस्टमैन्स वाइफ, पोस्टमैन की वाइफ है, सी लेंचोज वाइफ, या फिर डी नन ऑफ द अबव। लाइन क्या है,
नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। गेट सम वाटर का मतलब क्या है? वो ऐसे ही आसमान में देख के कह रहा था कि अब मुझे लग रहा है कि बरसात होने वाली है। ऐसा कहते हैं ना अपन, कभी बाहर मौसम देखते हैं तो घर पे कहते हैं मम्मी पापा को, अरे मुझे लग रहा है अब तो बरसात होने वाली है, एंड देन उसने लास्ट में वुमेन कहा। तो यहाँ वुमेन कौन है? वी ऑल नो इट, इट्स लेंचोज वाइफ, लेंचो की वाइफ है। अच्छा, ये मत सोचना कि अपने घर पे कोई किसी को वुमन क्यों बुलाएगा। यहाँ वुमन कहने का मतलब होता है जैसे आप डियर कहते हो ना किसी को, माई डियर, माई लव, तो ऐसे उसने नॉर्मल वुमन रेफरेंस है यहाँ। सो लेंचोज वाइफ होती है यहाँ पे वो वुमन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, लेंचो कंपेयर्ड एक्सटेंट ऑफ डैमेज ऑफ हिज फील्ड कॉज्ड बाय हेल स्टॉर्म विथ, यानी लेंचो ने जो है उसके फील्ड का जो डैमेज है उसकी एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? एक्सटेंट यानी कितनी उसकी डिग्री रही है, डिग्री ऑफ डैमेज है ना, बहुत ज्यादा हुआ, कम हुआ, तो उसके फील्ड का डैमेज जो है किसके द्वारा कॉज हुआ था? ओलों की बारिश के द्वारा। उसको उसने किससे कंपेयर किया, तुलना की कि इससे कम डैमेज तो इसमें होता। कैसे? ए, अटैक बाय क्रोज, बी, प्लैग ऑफ लोकस्ट्स, सी, ड्रॉट, या डी, अटैक बाय रैबिट्स। यानी किससे? पहले तो क्या होगा? क्रोज से अटैक होगा। प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट क्या थे? मैंने अभी तुमको बताया था, टिड्डियां होती हैं, ठीक है। तो लोकस्ट के प्लैग से होगा, या फिर प्लैग बेसिकली मतलब क्या होता है? प्लैग आपने बिना बीमारी सुनी है, एक डिजीज होता है, एक एपिडेमिक टाइप का होता है। तो जब वो फैलता है ना, जैसे वायरस होता है ना, वायरस जैसे कोरोना वायरस हो गए है ना, ये सारे वायरस हो गए, फ्लूज होते हैं, तो ये वायरस बहुत जल्दी फैलते हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं एंड बहुत जल्दी पास ऑन होते हैं। तो प्लैग बेसिकली वही होता है। प्लैग ऑफ लोकस्ट यानी जो टिड्डियां हैं, ये भी इनका इतना जल्दी 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 बीमारी पूरी फैला देती है, पूरा जो है क्रॉप खराब कर देती है। ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब पता है ना सबको? सूखा। एक तो होती है बाढ़, और बाढ़ का उल्टा क्या हो जाता है? सूखा, जब सूखा पड़ जाता है, बारिश ही नहीं होती है। या डी, अटैक बाय रेट्स, चूहों के द्वारा अटैक होना। तो इट्स वेरी क्लियर, लेंचो ने क्या किससे कंपेयर किया था एक्सटेंट ऑफ डैमेज? बी, प्लेग ऑफ लोकस्ट से। उसने कहा था कि अगर ये टिड्डियां भी धमाल मचाती ना, तो भी इस हेल स्टॉर्म से कम मचाती। मतलब इस हेल स्टॉर्म ने, इस ओलो की बारिश ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। मतलब थोड़ा पार्ट तो छोड़ देता फील्ड का, वो भी नहीं छोड़ा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लेंचो रोट अ लेटर टू डैश। लेंचो ने लेटर किसको लिखा था? गॉड, पोस्टमास्टर, पोस्टमैन, रिलेटिव। अच्छा, कुछ समझदार लोग पोस्टमास्टर मत कर देना भाई, लिखा तो उसने गॉड को ही था, वो तो पोस्टमास्टर ने पढ़ा था, ठीक है। सो टाइटल देख के भी समझ सकते हो, लेटर टू गॉड। तो लेंचो ने किसे खत लिखा था? गॉड को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। जैसे ही पोस्टमैन ने यानी उसने जो है रेड बॉक्स होता है ना, पोस्ट ऑफिस का जो बॉक्स होता है, वहां से लेटर निकाला, और उसका पहला रिएक्शन क्या था लेटर देखने पे? अच्छा, तो मैं लेटर बता देती हूँ। जैसे मान लो ये एनवेलप है, एनवेलप में सामने लिखा रहता है आपने किसको लिखा है ना, इंसान का नाम लिखते हो, एड्रेस लिखते हो, तो उसने क्या लिखा था? टू गॉड। तो जैसे ही पोस्टमैन ने लेटर देखा, उसका क्या रिएक्शन था? ही क्राइड, यानी वो रोने लगा। फेल्ट सैड, दुखी होने लगा। शोड एम्पैथी, यानी सहानुभूति, समानुभूति दिखाने लगा। या डी, लाफ्ड, हंसने लगा। तो क्लियर सी बात है, जैसे आप भी देखोगे टू गॉड लिखा है, यार गॉड से ठीक है अंतर मन से बातें करो, उसने तो लेटर ही लिख दिया, तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा कि अपनी लाइफ में मैंने आज तक ऐसा लेटर जो है या ये एड्रेस नहीं देखा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, अ फ्यू मोर क्वेश्चंस टू गो, लेट्स क्विकली सॉल्व देम। व्हाई डिड लेंचो गो आउट? लेंचो बाहर क्यों गया था? ये पिछले क्वेश्चन, पिछला एक क्वेश्चन था उसी के जैसा है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। लेंचो बाहर क्यों गया था? ए, टू कॉल हिज सन्स, बी, टू स्कोल्ड हिज सन्स, सी, टू फील द रेन ड्रॉप्स, या डी, टू कलेक्ट हेलस्टोन्स। अपने बेटों को बुलाने गया था बाहर, अपने बेटों को डांट लगाने, स्कोल्ड यानी डांट होता है। सी, टू फील द रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदों को महसूस करने के लिए, या डी, टू कलेक्ट द हेलस्टोन्स, यानी बच्चों जैसे ओलों को कलेक्ट करने के लिए। तो वेरी सिंपल, वो बाहर गया था क्यों? टू फील द रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदों को फील करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, द क्वेश्चन सेज What was peculiar about लेंचोज लेटर? यानी लेंचो के खत के बारे में ऐसी कौन सी चीज थी जो पेक्यूलियर थी? पेक्यूलियर का यहाँ पे बेसिकली मतलब होता है हाईलाइटिंग, या ऐसी क्या चीज जो अलग थी, मेन पॉइंट जिसे हम कहते हैं ना। तो ऐसा क्या बात थी लेंचो के लेटर के बारे में जो अलग थी, बिल्कुल, है ना। इज इट ए, इट वॉज एड्रेस्ड टू गॉड, क्योंकि वो लेटर भगवान को लिखा गया था। बी, इट वॉज रिटन विथ रेड इंक, क्योंकि वो लेटर लाल इंक से लिखा था। सी, अफिक्स्ड विथ स्टैम्प्स,
क्योंकि उस लेटर में स्टैंप लगे थे, या डी नन ऑफ द अबव। तो नाउ इसमें बहुत ही बेसिक सी बात है, देखो अफिक्स्ड विद स्टैम्प का मतलब होता है आपको लेटर जब भेजना होता है ना तो आपको उसमें एक स्टैंप लगाना ही होता है। तो ये क्या कोई बहुत अलग बात है, कोई हाईलाइटिंग बात है? बोलोगे नहीं मैम, ये तो कोई हाईलाइटिंग बात नहीं है। बी, इट वॉज रिटन विद रेड इंक, वो लाल इंक से लिखी थी, ऐसा तो कहीं दिया ही नहीं था, तो ये भी बात नहीं है। इट वॉज एड्रेस टू गॉड, वो लेटर गॉड को लिखा था, ये तो सबसे ही अलग बात है, सबसे निराली या सबसे पेक्युलर बात यही थी उसके लेटर की कि इट वॉज एड्रेस टू गॉड। सो ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। I hope this is done. So let's move on to our final questions. फटाफट से देखो इसका आंसर। What does the story tell about the character of लेंचो? यानी हमारी जो स्टोरी के मेन मुख्य किरदार है लेंचो, उनका कैरेक्टर कैसा बताया गया है कहानी में। कैरेक्टर यानी उनकी पर्सनालिटी किस टाइप की थी। जैसे कुछ लोग खुश मिजाज होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं, कुछ रोतलू होते हैं, है ना, कुछ बहुत ही प्राउड वाले होते हैं फर्स्ट टाइम में, जैसे आपको पता चले पढ़ने के बाद लेसन। तो आपको 4 ऑप्शंस ये हैं। ए, simple person, B, hard working, C, had unwavering faith in God, या D, all of the above। तो A हुआ वो बहुत ही सिंपल से इंसान थे, या फिर B बहुत ही हार्ड वर्किंग यानी बहुत ही मेहनती थे, C, had unwavering faith in God यानी उनका भगवान पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं डगमगाता था, एंड D, all of the above यानी ये सारी चीजें थी। तो अब आपको क्या करना है, एक एक करके ऑप्शन पढ़ना है। एमसीक्यूज में ध्यान रखो, कभी भी भगना नहीं है पहला ऑप्शन देख के, है ना, कि पहला कर लिया टिक, सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। सिंपल पर्सन, तो क्या लेंचो एक सिंपल पर्सन थे? बिल्कुल थे। देखो उन्होंने इतना दिमाग नहीं लगाया। हम लोग कितना सोचते हैं कि टेंशन भी करते हैं, हम गॉड में भी मानते हैं, है ना, बिलीव करते हैं, फिर टेंशन भी करते हैं कि क्या होगा, है ना, तो इतनी सारी चीजें होती हैं। लेकिन लेंचो वॉज वेरी सिंपल। ही हैड लाइक, उसको गॉड पे फेथ है, उसे 100% फेथ है। उसने लेटर लिखा, वो टेंशन फ्री हो गया कि मुझे पता है कि गॉड मेरी मदद करेंगे ही। तो ही वॉज अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ पर्सन। ये सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आओ। हार्ड वर्किंग, वो बहुत ही मेहनती था। तो क्लियरली अभी हमने जब पीछे देखा लेसन में दिया था लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, तो उसको बैल रेफर ही क्यों किया है? क्योंकि वो बहुत मेहनती था, वो दिन रात अपने खेत में बहुत मेहनत करता था, बहुत काम करता था, राइट। सो ही वाज हार्ड वर्किंग, दिस इज अगेन ट्रू। नाउ सी, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, ये तो सबसे मेन पॉइंट था कि उसका भगवान पे जो भरोसा था वो बिल्कुल मतलब 1 इंच भी नहीं डगमगाता था, उसको पूरा भरोसा था कि मेरी हेल्प हो जाएगी भाई। तो यानी दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो अगर ये तीनों ट्रेड्स करेक्ट है, विच मीन्स डी ऑल ऑफ द अबव बिकम्स द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, आई होप सभी ने यही मार्क किया होगा, आपने अच्छे से पैटर्न ऑब्जर्व किया है। आपकी जो मिस्टेक्स हैं उन्हें आप एनालाइज करें, उन्हें आप स्टडी करें एंड उस पर वर्क करें। सो आई होप दैट यू ऑल एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।